मतलब तो इलेक्शन ये जो लड़ते हैं, तो ये पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं फिर? क्या काम होता है उनका? समाज की सेवा करना। समाज की सेवा करना? तुम्हारे घर पे या आके पैर दूसरों दबा के की जाते मदद तुम्हारे? करना, पूरी सिटी का ध्यान रखना। हाँ, पूरी सिटी का ध्यान रखना। जैसे तुम बच्चे स्कूल जाते हो तो बस में बैठ के जाते हो अपने अपने स्कूल को, वैन में जाते हो तो रोड से जाते हो ना, तुम्हारी बस रोड पे चलती है ना, तो उस रोड में खड्डा ना पड़ जाए, इस चीज का ध्यान रखने का उनका काम रहता है। ठीक है। और क्या काम रहता है? तुम लोग रात में कहीं जा रहे होते हो तो रोड पे स्ट्रीट लाइट लगी होती है, कौन लगाता है? तुम्हारे पापा जाके स्ट्रीट लाइट बिठाते हैं, जिसके घर के सामने है, उसने उसने अपनी अपनी स्ट्रीट लाइट बिठाना? नहीं ना। तो गवर्नमेंट वाले लोग बिठाते हैं। और गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं उनको ये सारा काम करने के लिए सैलरी मिलती भैया है। जैसे तुम्हारे गवर्नमेंट पापा। में दो गवर्नमेंट होंगे, मतलब लोकसभा हाँ, और राज्यसभा। यस जी। गवर्नमेंट में नहीं, दो भी नहीं, तीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल, सॉरी, स्टेट लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल ग्राम पंचायत। गवर्नमेंट। जो हाँ जी। सिटीज होती है। हाँ जी। तो जो हमारा अभी लासुर स्टेशन जैसा छोटा सा गांव है ना, तो लासुर स्टेशन में क्या हमको लोग बड़े बड़े ब्रिज बनाने पड़ते हैं? क्या हमको नहीं। बहुत ऐसे मेट्रो चाहिए क्या? मेट्रो भैया नहीं। लासुर स्टेशन में बड़े बड़े फ्लाईओवर, लासुर स्टेशन में क्या शॉपिंग मॉल वगैरह इतना बड़ा चीज कुछ बनता है क्या? नहीं। तो फिर लासुर भैया नहीं। स्टेशन में छोटी सी गवर्नमेंट होती, बहुत बड़ी नहीं होती। छोटी सी गवर्नमेंट मतलब उसमें थोड़े से ही लोग काम करते हैं। और भैया जो आपको गाँव। हाँ, बोलो बोलो, पूछो। भैया आपको एक चीज बोलो, यूनियन टेरिटरी की मीनिंग। हाँ, बोलो। भैया यूनियन टेरिटरी मतलब जैसे कि उधर स्टेट गवर्नमेंट वो सब नहीं रहते, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उधर देखती है। जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर वो ऐसे पाकिस्तान चाइना से ऐसे घेरे हुए हैं ना, तो इसके लिए। बराबर। तुमने ये किधर सुना? न्यूज में? हाँ भैया। ओहो। अच्छा, तुम्हें पता है ये व्यक्ति कौन है? ये पता है तुमको? भैया इनका नाम पंडित नहीं कुछ पता? तो। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित? नहीं है। नहीं, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका इन्होंने इनके प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी बनी है। और इस ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। और ये पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल अभी इंडिया के जो मेजोरिटी लोग हैं वो इस पार्टी को फिलहाल फेवर करते हैं। तो हर पार्टी की अपनी वेबसाइट होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, अलग अलग। जैसे हमारे इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, तुम चाहो तो कल को तुम तुम्हारी पार्टी बना सकते हो। कांग्रेस। तो ये भारतीय जनता पार्टी नाम की जो पार्टी है, मतलब जो लोगों का कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जीतने के लिए लोगों को जो वादे करता है, लोगों को वो वादे ज्यादा पसंद आते हैं। तो जैसे कि ये क्या वादा करता है, तो इनके वेबसाइट पे अगर हम जाए तो इनका सारा वादा पत्रक वगैरह दे करके रखा रहता है इन्होंने, कि हम लोग अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने न्यू आईआईटी कॉलेजेस बनाएंगे और एम्स कॉलेजेस बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने ज्यादा बुक पब्लिश करवाएंगे, बुक पब्लिशिंग हाउसेस को हम ज्यादा फ्रीडम देंगे, है ना, वो जो चाहे वो फ्री रहेंगे लिखने के लिए, ऐसे ये सब कुछ करते हैं। तो इनका एक मैनिफेस्टो रिलीज होता है, मैनिफेस्टो। ऐसी ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो कांग्रेस पार्टी होती है, वो अपना एजेंडा रिलीज करती है कि अगर हम जीते तो हम सब लोगों को 5,000 रुपए हर महीना फ्री में देंगे। भैया ठीक है। हर जवाहरलाल नेहरू पहले, कांग्रेस सबसे पहली पार्टी आई थी इंडिया में। हाँ जी, इंडिया की सबसे मॉडर्न इंडिया की, रिसेंट इंडिया की सबसे फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, और क्योंकि दूसरी कोई पार्टी थी इसमें। उनका प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। नहीं, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। जो कांग्रेस की जितनी कमिटियां थी, तो रियल प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो रियल गवर्निंग अथॉरिटी थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और चेहरा बाकी लोगों के सामने चेहरा बताने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे में आज देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की बुक है, ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे हम जब जाए ना, तो हमको बहुत सारी अलग 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 चीजें मिलती है। कि देखो, इनके प्रेरणा स्रोत कौन है, मतलब कौन से लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, तो तब जाके ये पार्टी आज इतनी बड़ी है। तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कहते थे?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर वापस लेने के लिए आंदोलन चलाया था, क्योंकि जब आज से 50 इयर्स पहले पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पे कब्जा करना चाहता था। कोई आज मान लो ट्यूशन खत्म होने के बाद में तुम सब बच्चे अपने घर पर जाओ, ऑफलाइन बच्चों, और तुम्हारे घर आधे घर पे या तुम्हारे घर के एक रूम में कोई तो भी 2 गुंडे आके बैठे वाले, जा ही नहीं रहे। बाहर तुम्हारी पूरी गली कॉलोनी इकट्ठा हो गई और तुम्हारे पापा आ गए, मम्मी आ गई, फैमिली वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, लेकिन वो 2 गुंडे बोल रहे हैं हम इधर से जाएंगे नहीं, रूम बंद करके बैठे वाले, रूम ही कब्जा कर लिया उन्होंने, छोड़ ही नहीं रहे तुम्हारे घर से, तुम इस घर के बाहर आ गए, वो तो घर के बाहर ही नहीं जा रहे, कैसा होगा? तो ऐसे ही पाकिस्तान ने हमारे देश के कश्मीर स्टेट के ऊपर, जैसे कल सुबह तुम उठो और तुम्हारे स्कूल का अचानक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज आए कि ऑल स्टूडेंट्स टुडे टुडे विल बी स्कूल हॉलीडे, ठीक है, काइंडली नोट दैट देयर विल बी स्कूल हॉलीडे फॉर एन नंबर ऑफ डेज अंटिल नोटिफाइड, कि जब तक अगली सूचना नहीं आती तब तक छुट्टी रहेगी। और फिर थोड़ी देर बाद तुम न्यूज देख रहे हो तो मालूम पड़े कि आधे महाराष्ट्र पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान की आर्मी जो है रोड पे घूम रही है उनकी गाड़ियां लेके, ठीक है, और तुम लोग घर से बाहर गए तो तुमको शूट कर देंगे, अंदर बैठने को बोले वाला है सबको, फाइटिंग चल रही है बाहर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में, मान लो ऐसे महाराष्ट्र के रस्तों में। अब महाराष्ट्र तो एक बॉर्डर स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र ऐसा राज्य तो नहीं है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगी हुई हो, लेकिन कश्मीर तो है, कश्मीर की सीमाएं तो चाइना के साथ में भी लगी हुई है, अफगानिस्तान के साथ में भी लगी हुई है, और सबसे ज्यादा सीमाएं तो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने उसके खिलाफ, अब बाकी के उस समय हमारे देश में ये नहीं था ना, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये थोड़ी ना था। तो फिर दक्षिण भारत में बैठे लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है? असम के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कश्मीर में क्या हो रहा है? चेन्नई में, तमिलनाडु में कैसे मालूम पड़ेगा like लोगों a को कि news असम में, channel, कश्मीर क्या में क्या हो रहा है? newspaper. नहीं, उस टाइम पे न्यूज़पेपर कोई खरीदता नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और उस टाइम पे पूरे शहर में, पूरे सोसाइटी में मुश्किल से एक जन के पास टीवी रहता था, या टीवी भी नहीं रहता था, रेडियो रहते थे, रेडियो सबके पास नहीं रहते थे, पूरे गांव में 2 या 3 रेडियो रहते थे, बड़े बड़े शहरों में सिर्फ जो अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं उनके घर पे रेडियो रहा करता था। तो फिर आम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा हमारे देश में किधर क्या क्या हो रहा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश के लोगों को जागृत किया था उसके बारे में। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1999 से 2004 तक, और इनके वजह से हमारे देश को न्यूक्लियर बॉम्ब मिला, क्योंकि जब ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे तब इन्होंने हमारे देश के जो साइंटिस्ट्स थे उन लोगों पे भरोसा किया, उनको पूरा फुल फ्रीडम दिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, जबकि हमको बड़े बड़े जो पावरफुल देश थे, अन्य देश जो थे, उनसे हमको बहुत धमकी मिल रही थी। हाँ ठीक है, हमको बहुत उड़ती हुई धमकियां मिल रही थी कि अगर इंडिया वालों तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश भी की तो बॉम्ब बनाने से पहले हम तुमको ही बॉम्ब से उड़ा देंगे। ऐसी बहुत सारी धमकियां हमको अलग अलग मिल रही थी, लेकिन उन धमकियों से ना डरते हुए इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर भरोसा किया, उनको पूरी टीम दी, उनको पूरे रिसोर्सेज दिए, जिसके कारण हमारा देश न्यूक्लियर पावर बन सका। और फिर है श्री लाल कृष्ण आडवाणी। आज जो तुम राम मंदिर देखते हो ना, अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है भगवान श्री राम लल्ला का, तो ये इनके वजह से बन पाया, लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से। इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष 40 वर्ष का समय उस मंदिर बनाने के लिए लगा दिया, सारा का सारा पूरा समय, ठीक है। और ये चारों जन हुए, फिर चारों जन के बाद अगले जो बड़े नेता है इस पार्टी के, वो है नरेंद्र मोदी। तो हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल में इलेक्शन होते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है, और तुम ऐसे तो नहीं होता है कि तुम अकेले ही खड़े हो, तुमको तुम्हारे अपोनेंट में भी कोई खड़ा होता है तुम्हारे अपोज में, वो कुछ बात कहता है, तुम कुछ बात कहते हो, या तुम लोग तो अभी छोटे हो शायद, तो मोस्टली छोटे बच्चों के स्कूल में तो इलेक्शन नहीं होते हैं, छोटे बच्चों के लेवल तक इलेक्शन नहीं होते, कुछ कुछ स्कूल में होते भी है। ज्यादा करके बड़े भैया दीदी खड़े रहते हैं 9th स्टैंडर्ड वाले, और वो वोट मांगने के लिए आते हैं तुम्हारे क्लास में, और वो हाँ बोलते हैं अगर हम भैया, जीते तो हम तुमको चॉकलेट देंगे, ठीक है, अगर हम जीते तो हम तुम्हारा होमवर्क कम करा देंगे, अगर भैया हम स्पीच जीते भी तो देते हफ्ते हैं, में, झूठ स्पीच देते हैं वो। हाँ, झूठ झूठ स्पीच देते हैं। तो पॉलिटिशियन लोग भी ऐसे ही करते हैं, बहुत सारा झूठ झूठ वादा करते हैं। लेकिन कुछ कुछ पॉलिटिशियन होते हैं ना कि जो बोलते हैं वो करके बताते हैं, है ना, जो वो अपने स्पीच में बोलते हैं वो करके भी बताते हैं, जैसे कि भैया जैसे कि मोदी जी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। या एग्जाम्पल।
जैसे हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जैसे पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, या जैसे अभी तेलंगाना स्टेट पता है ना? ठीक है, आंध्र प्रदेश पता है ना? आंध्र प्रदेश, तो हाँ आंध्र भैया। प्रदेश के अभी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, सीबीएन बोलते हैं उनको, सीबीएन। या जैसे असम में हिमंत सर्व बिस्वा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और पहले भी बहुत लोग गए होके गए हैं, उन्होंने जो बोला उन्होंने वो करके बताया। तो फिर जो लोग करके बताते हैं, तो आम जनता बेवकूफ थोड़ी होती है। अब मान लो किसी ने झूठ झूठ बोला कि अगर बच्चों तुम मुझे वोट दो तो मैं तुमको सबको रोज हर हफ्ते में एक इक्लेयर्स चॉकलेट दूंगा। फिर सब बच्चों ने उसको वोटिंग करी और वो स्कूल कैप्टन बन गया, और उसने शुरू के 2 ही हफ्ते इक्लेयर्स चॉकलेट दिए, बाद में वो पानी हो गया, मतलब वो भाग गया, फिर कुछ देता नहीं था वो, रूडली बात करता था सबसे। तो जब अगली बार इलेक्शन होंगे, अब उसको लोग वोट देंगे क्या? नहीं। या फिर वो तो समझो अगली बार स्कूल का कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बन पाएगा, तो लेकिन वो जिसको सपोर्ट कर रहा होगा लोग उसको भी वोट देंगे क्या? बच्चे उसको वोट देंगे क्या? नहीं देंगे। और बच्चे क्या बोलेंगे जब तुमने ही खुद का वादा पूरा नहीं किया, तो तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो थोड़ी ना अपना वादा पूरा करेगा, तुम सब झूठे हो, तो हम दूसरों को वोट देंगे। तो फिर इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को किसका डर रहता है? सबसे बड़ा डर उनका किस चीज का रहता है? कोई भी राजनीतिक दल का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी सरकार को किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? बताओ। भैया बच्चों का। बच्चों का लोगों का। लोगों का, जनता का डर लगता है उनको, कि अगर जनता रूठ गई, अगर जनता गुस्से में आ गई, तो जनता अगली बार वोट नहीं देगी, और वोट नहीं देगी तो फिर तुम अगली बार प्राइम मिनिस्टर बन पाओगे क्या? नहीं, नहीं बन पाओगे। भैया एक और डाउट है। हाँ, अभी देखो ध्यान से, अभी डिस्ट्रिक्ट पता है क्या तुमको? डिस्ट्रिक्ट पता है तुमको? देखो हाँ मैं तुमको भैया, बताता हूँ डिस्ट्रिक्ट क्या रहता है। ये एक ये डाउट सब, है, पूछू? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है भैया भैया। डाउट है। हाँ हाँ, सबके सबके डाउट लूंगा। ये देखो, ये हमारे महाराष्ट्र का पुराना नक्शा है, ये हमारे महाराष्ट्र का। क्या तुम बच्चों को इसमें पुणे दिख रहा है? पुणे, इसमें तुमको सोलापुर हाँ दिख रहा है? भैया। सोलापुर। बीड़ दिख रहा हाँ है? बीड़। मुंबई दिख रही है क्या? हाँ। मुंबई किधर है? मुंबई समुंदर के पास रहती है मुंबई, ये देखो मुंबई सिटी दिख रहा है क्या? रायगढ़ दिख रहा है? रायगढ़, हाँ रत्नागिरी, भैया। भैया संभाजीनगर संभा दिख रहा है? नहीं भैया। तो इसमें तीन तीन नाम पुराने हैं। कौन से? एक नाम है इसमें औरंगाबाद दे के रखा है, वो क्या है? छत्रपति संभाजीनगर। फिर इसमें अहमदनगर दे के रखा है, वो क्या है? अहिल्या नगर। और इधर नीचे दिया है उस्मानाबाद, तो उस्मानाबाद नाम नहीं है, अब नाम क्या है? धाराशिव। क्या नाम है? धाराशिव। हम्म, ऐसे। फिर देखो ये वाला तो तुमने सबने सुना है ना, नागपुर। सुना है क्या? नागपुर, नागपुर का क्या फेमस रहता है? ऑरेंजेस। ऑरेंजेस, नागपूरचे संतरे। ठीक है। ऐसे ही अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाळ, देखो नीति रहती है इधर, नांदेड़, है ना? और कौन कौन है बाहर? ये देखो अपनी संस्कृति रहती है, परभनी, है ना? ऐसे सब दूर दूर वाले बच्चे पूरे। फिर और कौन है बाकी? तो हृदय और हृदया, पुणे, ऐसे सब रहते हैं ना। ध्यान से सुनो। और विधि किधर रहती है? विधि रहती है अहिल्या नगर में, है ना, संगमनेर में। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है। अब भैया महाराष्ट्र में, आप। हाँ मैं रहता हूँ संभाजीनगर में, संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम भैया मैं भी। संभाजीनगर, हाँ लेकिन संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में जब हम झांक के देखते तो उधर तालुका रहते हैं। तो संभाजीनगर में औरंगाबाद तालुका है, गंगापुर तालुका है, खुलताबाद तालुका है, वैजापुर तालुका है। तो लासूर। सिद्धार्थ किधर रहता है? नहीं, सिद्धार्थ किधर रहता है? सिद्धार्थ रहता है औरंगाबाद तालुका में, और मैं रहता हूँ गंगापुर तालुका में। फिर गंगापुर तालुका में अलग अलग गांव रहते हैं, गांव। तो जैसे कि गंगापुर लासूर। तालुका में जैसे लासूर स्टेशन है, लासूर गांव है, शिरे गांव है, शिल्ले गांव है, शिरेसाई गांव है, वैरागढ़ है, देवगांव रंगारी है। और औरंगाबाद में अलग अलग परिसर है, जैसे कि गारखेड़ा, सिडको, वालूज, एमआईडीसी, और उसके बाद में उस्मानपुरा, निराला क्रांति चौक, बाजार। पैठन गेट, निराला बाजार, हाँ ऐसे। तो फिर सिद्धार्थ एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, और मैं एक गांव में रहता हूँ। फिर गांव के अंदर सोसाइटी या कॉलोनी रहती है, और कॉलोनी के अंदर हमारा घर होता है। तो घर, फिर कॉलोनी, फिर हमारा टाउन, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, फिर उसके बाद में तालुका, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद में हमारा पूरा स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, और उसके बाद में हमारी इंडिया। फिर इंडिया के बाद हमारा कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया के बाद हमारी दुनिया, अर्थ, अर्थ पे रहते हैं ना हम, अर्थ प्लेनेट।
और फिर हम कौन से सोलर सिस्टम में रहते हैं? बहुत सारे सोलर सिस्टम है। तो भैया अलग अलग मिल्की वे सोलर सिस्टम गैलेक्सी। को नहीं, अलग अलग सोलर सिस्टम को उनके उनके सन से पहचाना जाता है। तो हमारा सन जो है वो हमारी पहचान है। और फिर हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। अलग अलग गैलेक्सियां होती है, फिर अलग अलग ग्रुप होते हैं, लोकल ग्रुप होते हैं, फिर अलग अलग क्लस्टर होते हैं, अलग अलग सुपर क्लस्टर होते हैं, और फिर यूनिवर्स होता है। और उससे भी बहुत बड़ा 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 चीजें रहती है। और ठीक है, लेकिन हालांकि समझ आया क्या तुमको? तो देखो ऐसे है ना, इधर अभी देखो मैं तुमको बताता हूँ, सब जन ध्यान से सुनना। तो लोकसभा MP ऑफ महाराष्ट्र में देखो, तो हमारा जो महाराष्ट्र रहता है ना, महाराष्ट्र, इसमें ये पुराना वाला इलेक्शन का नतीजा है। चलो मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे तुमको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है क्या? अलग अलग जिले, सबके कलर अलग अलग है ना? जो तो हमारे संभाजी नगर का कलर क्या है? क्या है, येलो। क्या है? नहीं, ग्रीन है, ग्रीन, डार्क ग्रीन। ये पुराना वाला है, क्योंकि यहाँ पर MIM नाम से एक पार्टी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी। उसका वो पार्टी जीत चुकी थी यहाँ पर, है ना? फिर बाकी येलो कलर तुम देख रहे हो, ऑरेंज है, स्काई ब्लू है, ग्रे है, डार्क ब्लू है। तो ये अलग अलग पार्टी के लोग जीतते रहते हैं। और फिर जो पार्टी जीते, देखो ये मध्य प्रदेश। मुझे एक बात बताओ, तुमको मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है? ऑरेंज वाली पार्टी। ऑरेंज वाली पार्टी का नाम क्या दिया है उधर? पढ़ो जल्दी। भारतीय जनता पार्टी। भैया भारतीय भारतीय जनता जनता बीजेपी। पार्टी। और कौन सी पार्टी एक ही सीट जीती है वहां पे? भैया इंडियन नेशनल इंडियन कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस एक ही सीट जीती है, और बाकी पूरे 29 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। ठीक है, ऐसे फिर उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तुमको पता है ये कौन सा स्टेट है? कौन सा स्टेट है ये है मध्य प्रदेश। भैया तो मध्य हमारे, प्रदेश। हाँ, तो अभी ध्यान से सुनो, लिंबू टिम्बू। हमारे पूरे कंट्री में देखो, अभी इंडिया लोकसभा में 2024 25, तो हमारे पूरे जो देश है ना, हमारा जो भारत देश है ना, इसमें देखो कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा दिखती है तुमको? कौन सा कलर सबसे बीजेपी। ज्यादा दिखाई पड़ता है? बीजेपी। भैया ऑरेंज भारतीय कलर नहीं जनता दिखता है? पार्टी। ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। ऑरेंज कलर किसका है? बीजेपी का। बीजेपी को भैया कितने सीट भारतीय मिले? जनता पार्टी। बाजू में देखो, उधर दिया बाजी, बीजेपी को 303 सीट मिले हैं। भैया और ये उसकी टोटल, अगर तुम सब इसकी एडिशन करोगे ना, 303, 52, 23 ऐसे एडिशन करोगे ना, तो ये एडिशन आती है 540 के लगभग। 543 रहती है, लेकिन तुम बच्चों के लिए 540। अब सब बच्चे ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। 540 जन है, 540 जन। उसका हाफ करना है हमको, हाफ। 540 का हाफ कितना होता है? 40 का आधा, भैया 20, 20। 20। भैया और 270। बरोबर, और 500 का आधा 270। 250। तो 250 और 20 270 आधा, 270 आधा। जिसके पास आधे से ज्यादा लोग रहेंगे, तुम्हारे स्कूल में मान लो 540 बच्चे हैं, और 2 जन खड़े हैं, 2 जन इलेक्शन के लिए। एक पर्सन नंबर 1 और एक पर्सन नंबर 2। पर्सन नंबर 1 बोल रहे थे कि अगर तुम लोगों ने मुझे वोट दिया, तो मैं हर हफ्ते में तुमको कैडबरी खिलाऊंगा, सब बच्चों को 10 रुपए की डेयरी मिल्क मिलेगी हर हफ्ते में एक बार। और पर्सन नंबर 2 बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे जिताया, तो मैं तुमको हफ्ते में एक पीटी पीरियड जो है, गेम्स पीरियड जो है, उसका हफ्ते में मैं 4 बार पीटी पीरियड कर दूंगा हर क्लास के बच्चों को। 1-1 घंटे का पीटी पीरियड 4 बार। दोनों में एकदम खतरनाक फाइटिंग हुई, और बच्चा नंबर 2 जीत गया। क्योंकि भैया सारे तू ही बच्चों ने जीतने सोचा कि वाला 10 रुपए की डेयरी मिल्क तो अपन ऐसे भी खुद भी खरीद लेंगे, 10 रुपए की डेयरी मिल्क। लेकिन गेम्स पीरियड तो अपने हाथ में थोड़ी है, अपन टीचर को पूछने जाए तो टीचर नहीं देंगे। और अगर ये बच्चा कैप्टन बन गया, तो ये वादा पूरा करेगा इसका, ये तो अपने को गेम्स पीरियड देगा। तो फिर सबने उसको जिता दिया। तो अगर तुम्हारे स्कूल में 540 बच्चे थे, और ये 2 ही जन खड़े हैं, तो जीतने वाले को आधे से ज्यादा चाहिए ना, आधे से ज्यादा, है ना? 540 का हाफ कितना होता है? आधा कितना होता है? 270। तो बीजेपी को 270 से ज्यादा है कि कम है? है। क्या है, ज्यादा है ज्यादा कि कम है? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा है। अच्छा, फिर मुझे बताओ तो बाकी कौन सी पार्टी है जो 270 से ज्यादा है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो बीजेपी अगर अकेले भी रही, कोई उसके साथ नहीं रहा, कोई भी उसके साथ नहीं रहा, तब भी उसकी सरकार बनने वाली है।
ठीक है। हाँ तो फिर अब देखो, अब ये इतने सारे 303 जन जीत के आए ना, 303, ये 303 जन आपस में बैठते हैं और ये स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। और स्टोन पेपर सीजर खेल के इन 303 जन में से जो इनको बेस्ट लगता है कि अपन 303 जनों में से जो सबसे बेस्ट है उसको अपन प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, सबसे ऊंचा मिनिस्टर बना देंगे। तो फिर ये 303 में सबसे बेस्ट कौन है? बीजेपी। नहीं, बीजेपी के 303 जन आ गए ना, 200 नरेंद्र सेवेंटी के बदला मोदी। नरेंद्र मोदी। तो फिर इन्होंने 303 जनों ने, बाकी के 302, 302 जनों ने मिलके क्या ठहराया, क्या डिसीजन लिया कि हम नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। फिर भैया एक तो हो गया प्राइम मिनिस्टर, अब दूसरा होता है होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या काम करता है? प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे देश के बारे में पूरे दुनिया में जाके बताता है, अलग अलग जगह पे प्राइम मिनिस्टर सारा काम संभालता है। हर डिसीजन उसको पूछ के ही लिया जाता है। जैसे कि क्या बच्चों को छुट्टी देनी है क्या, दिवाली की हॉलीडे देनी है क्या, ये भी प्राइम मिनिस्टर कुछ पूछते हैं। क्या होली की छुट्टी कैंसिल करनी है क्या, ये भी प्राइम मिनिस्टर कुछ पूछते हैं। क्या लिंबू टिम्बू के ट्यूशन के मार्क बढ़ाने के हैं क्या, ये भी प्राइम मिनिस्टर कुछ पूछते हैं। तो हर चीज, छोटी मोटी चीज, सब कुछ नहीं, छोटी मोटी चीज तो नहीं, पर बड़ी बड़ी चीज सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर को पूछ के ही डिसाइड करी जाती है। ठीक है। इस साल हमारे जितने भी इंडियन आर्मी के सोल्जर है उनकी सैलरी कितनी देनी है, हमारे इंडिया में बैंक में इतने सारे लोग काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी देनी है, हमारे इंडिया में पुलिस जो है इतनी सारी इंडियन पुलिस जो है, तो पुलिस कांस्टेबल को सैलरी कितनी देनी है, हमारे इंडिया में रोड की हालत खराब है तो कितने रोड हमको सुधारने और कितने रोड हमको अगले साल सुधारने हैं। भैया दो हर बड़ा डाउट है। फैसला ये प्राइम मिनिस्टर को पूछ के लिया जाता है, ध्यान से सुनना। और दूसरा होता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जो है, ये 303 जन है ना, ध्यान से सुनो, ये 303 जन है ना, इनमें इन 303 जनों ने कितने जनों को प्राइम मिनिस्टर बनाया? कितने जनों को? कितने जनों को? एक। एक ही जन को, सिर्फ एक जन को, है ना। एक जन कौन? मोदी जी। अब ये बचे बच कितने जन बच गए? 302। एक तो प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, अब 302 बचे। अब वो 302 जन बैठ के आपस में दूसरा मिनिस्टर बनाते, उसका नाम है होम मिनिस्टर। तुम्हें समझ आया प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? हर बड़ा फैसला उनको पूछकर ही लिया जाता है, उनको कोई क्रॉस नहीं करता। ठीक है। दूसरा होता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का काम होता है, जैसे तुम्हारे सबके स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है, उस टीचर का काम ही होता है, उसका खौफ होता है, खौफ। अगर जो भी बच्चा शरारत करने वाले बच्चे हैं, सबसे शरारती बच्चा भी उस एक टीचर को देख के शांत हो जाता है, क्योंकि सब पूरे क्लास को मालूम होता है कि ये वाले सर या ये वाले मैम तो बहुत फटके देते हैं, ये बहुत डेंजर पनिशमेंट देते हैं। सबके स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है जो जैसे ही कॉरिडोर में चलता है सन्नाटा छा जाता है, जैसे ही उसका लेक्चर होता है वो क्लास में पैर रखता है, सब बच्चे शांति से बैठे रहते हैं, जरा से भी आवाज नहीं होती, क्योंकि अगर वो टीचर चिल्लाई तो ऐसा आवाज होता है सब बच्चों की फट जाती है। ठीक है। तो ऐसा सबके स्कूल में एक टीचर होता है जो गैंगस्टर होता है, गैंगस्टर, जिसका काम ही होता है कि छोटे मोटे गैंगस्टर बच्चों को धुलाई कर करके शांत करवाना। कोई भी बच्चा शरारत करे उसको धो धो के 4 घूंसे भर के उसको शांत करवाना। ऐसा होता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का काम होता है कि हमारे देश में जितने भी गुंडे हैं, गुंडे, उन सारे गुंडों का खात्मा कर देना। ठीक है। तो हमारे देश में कौन से गुंडे हैं? जैसे हमारे देश में बहुत सारे, तुम लोगों को पता है ना, पाकिस्तान टेररिस्ट भेजते रहता है। पाकिस्तान जो है उनके खुद के लोगों को ट्रेनिंग देता है। जैसे तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, तुम लोग ट्यूशन पढ़ रहे हो मेरे पास में, अभी क्लास चालू है। तो तुम्हारे ही उम्र के जो पाकिस्तान के बच्चे रहते हैं ना, वो लोग मदरसे में जाते हैं और वहां पे उनको ट्रेनिंग देते हैं कि बड़े होके तुमको बॉर्डर क्रॉस करनी है, रात के अंधेरे में चोरी चोरी छुप के इंडिया में घुसना है, गोली लेके, बुलेट्स लेके, और फिर तुम जितने लोगों को ढाई 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 मार सको उतने लोगों को तुमको मारना है। क्यों मारना है? तो उनको बोला जाता है अगर तुमने इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा तो तुमको बाद में स्वर्ग मिलेगा, तुमको जन्नत मिलेगी। ऐसा उनको बोला जाता है। वो तो छोटे से बच्चे रहते हैं, उनको क्या समझता है। ठीक है। अगर उनको ऐसी बेवकूफ बातें बचपन से पढ़ाई जाएंगी, हर साल पढ़ाई जाएंगी, और जब जब कोई बच्चा उनमें से क्वेश्चन पूछता है कि टीचर सच्ची में जन्नत ऐसा कुछ भी होता है क्या, स्वर्ग होता है क्या, तो टीचर उसको धपाटे देता है। टीचर उसको बोलता है देख बुक में लिखे वाला है, इस बुक को अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो फटके दूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो मैं पढ़ाया जा रहा है वो सब सही सही है, ऐसे ही मानना है तुमको। तो फिर वो बच्चा बचपन से वैसी ट्रेनिंग लेता है। तो पाकिस्तान में वो लोग येड़े चाले करते हैं ना, टेररिस्ट, आतंकवादी बनाते हैं वो। और आतंकवादियों का काम ही होता है कि मासूम लोगों की जान ले लेना। मासूम लोगों की जान इसलिए लेना ताकि जो बचे हुए लोग हैं उनमें दहशत रहे, वो बाहर ना निकले अपने घर से, सब लोग डरे हुए रहे, अपने घर में बैठे रहे।
ठीक है, जैसे कश्मीर में इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद तुम्हारे घर वालों ने अगर किसी ने जम्मू कश्मीर जाने का, वैष्णो देवी माता को भी जाने का प्लान बनाया होगा तो कैंसिल हो गया होगा समर में, है ना? किसी के पापा अगर जाने वाले होंगे तो घर वालों ने न्यूज़ देख के ही कैंसिल कर दिया होगा कि नहीं इस साल तो नहीं जाना। माता वैष्णो देवी को भी नहीं जाना, अमरनाथ की यात्रा को भी नहीं जाना, इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं उधर, कुछ नहीं जाना। ठीक है, ऐसे होता है ना, दहशत रहती है आम लोगों में। तो सारा ट्रेड, सारा व्यापार, सारा टूरिज़्म सब फीका पड़ जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। तो ऐसे बदमाश लोग होते हैं, कुछ लोग हमारे देश के बाहर से हमारे देश में घुस जाते हैं, जैसे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। और कुछ लोग होते हैं वो हमारे देश में ही बहुत रह के भी, हमारे देशवासी रह के भी वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो सेकंड मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, उसका काम रहता है डंडा लेके ऐसे बदमाश बच्चों को ठीक करना, धाई-धाई धोना, ठीक है? ऐसे जो बदमाश बच्चे हमारे देश में होते हैं, उन बच्चों को बोला जाता है, उन व्यक्तियों को बोला जाता है नक्सलवादी। क्या बोला जाता है उनको? नक्सलवादी। नक्सलवादी लोगों को हमारे भारत देश से प्यार होता है कि नफ़रत होती है? नफ़रत होती है। तो फिर होम मिनिस्टर का काम होता है ऐसे नक्सलवादी लोगों को बैठ के समझाना कि सुधर जाओ, वरना तुमको ऊपर भेज देंगे भगवान के पास में। जी ठीक है, भैया। एक बार में सुधर जाओ। तो फिर तुम्हें पता है हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है? किस-किस बच्चे को पता है? बताओ, अमित बताओ, शाह। बताओ। अमित अमित शाह, शाह। वेरी गुड। ठीक है, ये है हमारे देश के होम मिनिस्टर, ठीक है? ये नंबर 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल व्यक्ति है इंडिया में, ठीक है? इनके हाथ के नीचे कौन आता है? ये पूरी पुलिस कंट्रोल करते हैं, पूरी पुलिस ये कंट्रोल करते हैं, पूरा, ठीक है? सारी की सारी, आर्मी नहीं, इंडियन आर्मी नहीं। इंडियन आर्मी अंदर के मसलों पर ध्यान देती है क्या? देश के अंदर कुछ हो गया तो इंडियन आर्मी आती है क्या? कभी तो भी आती है, ज़रूरत बुलाने पर आती है। नहीं तो इंडियन आर्मी का काम क्या होता है? हमारी देश की बॉर्डर को सँभालना। लेकिन अंदर के मसलों को कौन सँभालेगा? पुलिस सँभालती है ना पुलिस। पुलिस। तो सारी फ़ोर्स जो है, सारी कांस्टेबल फ़ोर्स होम मिनिस्टर के अंडर में काम करती है। ये पुलिस को भैया सँभालते हैं। सच्ची में ऐसे पूरी मारे पुलिस नहीं तो फ़ोर्स के हेड मारते रहते हैं। हैं। हाँ, फिर सच्ची में मारते हैं। अभी तो तुम नए-नए आए हो सार्थ बाबू, अगर तुम अप्रैल और मई में मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखते ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस कभी-कभी इतने डेंजर होते हैं ना, उसमें मैं दिखाना सारे एक फ़ोटो भैया। डालता हूँ, टेररिस्ट टेररिस्ट की जो जान लेते हैं ना, उनके फ़ोटो, वीडियो सब डाल देता हूँ मैं, भैया एक एकदम बार दिखाओ ना। खतरनाक। हाँ, 1-2 बताता हूँ तुमको। भैया जो डीएसपी, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, वो सब भी इनके सब, अंडर आते सब, हैं क्या? सब, सब इनके अंडर आते हैं। देखो हमारे इंडियन आर्मी के ऐसे ऑपरेशन होते हैं ना, वो आतंकवादी वहाँ पर, तुमने उरी पिक्चर देखा है क्या? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, है ना? तो वो सारा ये पूरा ऐसे ये सँभालते हैं। भैया अब देखो गूगल पाकिस्तान पे है ना, मिशन भी निकले। अब अब पाकिस्तान बहुत सारे अटैक। मूवी, भैया एक बहुत बार सारे मूवी। वीडियो बताओ ना एक आपका। नहीं, ये देखो, ये कौन है पता है? ये वो चारों लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में इस साल अ, हमारे वो सारे मासूम लोगों को, 26 लोगों को मारा था। ये इंडिया के कि पाकिस्तान के? ये पाकिस्तान के चारों। तो ये पाकिस्तान से आए थे, तो हम इनको नक्सलवादी कहेंगे या आतंकवादी कहेंगे? आतंकवादी। आतंकवादी कहेंगे। जो बाहर के देश से आते हैं वो आतंकवादी, और जो हमारे ही देश में रह के देश के लिए समस्या खड़ी करते हैं उनको बोलते हैं नक्सलवादी। तो ये आतंकवादी है। इन चारों को बाद में ढेर कर दिया गया, ठीक है? इन चारों को बाद में खत्म कर दिया गया। देखो मैं मार तुमको, दिया। हाँ, खत्म। पहलगाम टेररिस्ट्स डेड। अभी ना गूगल पे उनका फ़ोटो नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ी देर के रिलीज़ करते हैं और फिर उसको वापस डिक्लासिफ़ाई कर देते हैं। तो देखो कुछ-कुछ लोग ऐसे थे ना वहाँ पर पहलगाम में, जो उन लोगों को देखकर भाग गए थे, बच गए थे। बाद में वो सारी घटना हुई। फिर इन 4 आतंकवादियों ने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा, 26 लोगों को मारा, धर्म पूछ-पूछ कर मारा। उन्होंने पूछा तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? जिन्होंने बोला हम मुस्लिम हैं उनको छोड़ दिया, और जिन्होंने बोला हम हिंदू हैं उनको मार दिया। और कोई-कोई लोग ऐसे थे, उन्होंने बोला हम मुस्लिम हैं बचने के लिए, हिंदू लोगों ने बोला कि हम मुस्लिम हैं बचने के लिए। तो इन्होंने बोला चलो फिर हमारा मुस्लिम लोगों का मंत्र बोल के बताओ क्या-क्या होता है? उसको मुस्लिम लोगों का जो मंत्र होता है, जैसे तुम लोगों को गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आता है तुमको, है ना? ठीक है, और तुमको और क्या आता है? 2-4 मंत्र तो सबको आता है ना? वक्रतुंड है महाकाय। ना? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आता है ना ये सारा? तो इन्होंने फिर ऐसे ही पूछा, फिर जो लोग अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे थे,
कि हम तो मुस्लिम है। फिर इन्होंने बोला चलो मुस्लिम लोगों का कलमा कलमा बताओ। फिर कलमा कलमा क्या होता है, उनका मंत्र होता है। तो फिर वो कलमा जिन फिर पकड़े गए हिंदू लोग, फिर इन्होंने उनको गोली मार दी। और इन्होंने जानबूझ के किसी भी छोटे बच्चे को या वो जो मम्मी लोग थे उनको गोली नहीं मारी। उन्होंने क्योंकि ये लोग चाहते थे कि, और इन्होंने सबने छोटे-छोटे बच्चों के फादर लोगों को ही, पापा को ही गोली मारी वहाँ पे। क्योंकि ये चाहते थे कि वो जो छोटे-छोटे बच्चे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी डर के जिए। उनको याद रहे, इन छोटे-छोटे मासूम बच्चों को ध्यान रहे कि कैसे हमने इनके पिता को मारा था। और उन माताओं को ध्यान रहे कि कैसे हमने उनके हस्बैंड को मारा था। और ये सबको मार रहे थे ना, जब ये वो जो फीमेल्स है ना, वो सारी मदर्स चिल्ला रही थी, हमको भी मार दो, हमको क्यों ज़िंदा छोड़ रहे हो? जब हमारे पति को मार दिया है तो हमको क्यों छोड़ रहे हो? हमको भी मार दो। तो इन्होंने वहाँ पर उनको बोला था कि जाके मोदी को बताना कि हमने तुम्हारे पति को कैसे मारा, जाके मोदी को बताना। देखो ये ऐसे, ये रियल फोटो है, ठीक है? ये हस्बैंड और वाइफ गए थे, तो इन हस्बैंड को मार दिया था और ये वाइफ वहाँ भैया पे बाद में थोड़ा रोते बैठे जूम हुए थे। करो ना। तुमने देखे होंगे ना न्यूज़ में ये सारे फोटोज़, हाँ ऑपरेशन है ना? फिर इसके ये भैया देखो, वो पाकिस्तान का एक सॉन्ग सुनने दो ना। देखो ये रियल रियल फोटो है। इतने सारे डेड लोग पड़े हुए थे पूरे गार्डन में, ऐसे। ये सब लोग जो आए थे ना आतंकवादी, फिर इन आतंकवादियों को हमने ढूँढ-ढूँढ के खत्म करके मार दिया इन सबको। मैंने उसका फोटो भी डाला था स्टेटस पे। जब इन चारों को मार दिया ना, फिर उसके बाद मैंने वो चारों की डेड बॉडी का फोटो डाला था मैंने। इंडियन आर्मी ने इन लोगों को ढूँढ के खत्म किया एक-एक ने। दिखाओ ना भैया ठीक है? फोटो प्लीज। नहीं, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो वो सब देखने के लिए। उसमें बहुत डेंजर फोटो रहते हैं वो। तो फिर वापस आओ। हुँ, मैं एक बात दिखाई तो दे भैया देखो ना मैं फिर अभी भैया। सुनो। मुझे भैया एक बात बताओ, तो कि इन सारे आतंकवादियों को पुलिस ने मारा कि आर्मी ने मारा? आर्मी आर्मी ने। भी तो जो हमारे, हाँ, अच्छा ध्यान से सुनो, अगर इन लोगों को आर्मी ने मारा, तो पुलिस तो किसके अंडर में आती है? सारी की सारी पुलिस, हमारे देश की होम पुलिस, मिनिस्टर होम मिनिस्टर। और हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है? कौन है? अमित ये शाह। अमित कौन है? शाह। ये देखो, अमित शाह, है ना? अब ये देखो, ये बीजेपी के 303 जन है ना, 303, देखो उनमें से इतने सारे जन। तो इसमें महाराष्ट्र का कोई दिख रहा है क्या तुमको? बताओ। नहीं देखो वो जो जो खड़े हैं वो अमित शाह है, वो तो दिख रहा है, अमित शाह खड़े हैं, है ना? उनका स्पीच चल रहा है, स्पीच सब जन ध्यान से सुनो। उनके बाजू में ये जो बैठे वाले हैं ना, ये नागपुर से जीते हुए, इनका नाम है नितिन गडकरी। नाम सुना है तुमने? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी को क्या काम दिया है पता है क्या तुमको? नितिन गडकरी जी को मोदी जी ने मिशन दिया हुआ है कि भैया वो रोड, उनको बोला गया है नितिन गडकरी जी को कि हमारे इंडिया में जितने भी रास्ते हैं, आपको 2030 से पहले आप इंडिया के सारे रास्तों को पॉट फ्री बना देना है, पॉट होल फ्री। पॉट होल फ्री मतलब एक रास्ते में एक खड्डा भी नहीं रहना चाहिए 2030 से पहले। अभी 2025 चालू है, तो तुम बच्चे जब बॉर्न हुए थे, तुम सब बच्चे 2015 और 16 में बॉर्न हुए थे ना, है ना? 14, 15, 16 में। तो 14, 15, 16 में जब तुम लोग बॉर्न हो रहे थे, उस साल नितिन गडकरी जी रोड मंत्री बने थे। तो जब तुम लोग बॉर्न हुए थे, तब हमारे इंडिया में रास्ते की हालत इतनी खराब थी, भैया इतने एक खड्डे रहते फोटो थे। बताओ ना। तो इन्होंने 10 साल के अंदर सब कुछ सुधार दिया, नितिन गडकरी जी ने, ठीक है? ये देखो, ये हमारे देश के होम मिनिस्टर का फोटो मैं तुमको बता रहा हूँ, अमित शाह का। और भी बहुत फोटो वगैरह आते रहेंगे। ये ऐसे देखो, ये देखो सब जन, अमित शाह किसको कंट्रोल भैया करते हैं हमारे देश के? मुझे ये बताओ, किसको कंट्रोल करते हैं? पुलिस को। तो ये तुमको दिख रहा है क्या? हमारे देश के सबसे बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं और यहाँ पे कौन उसकी मीटिंग ले रहा है? अमित शाह। दिख रहा है तुमको? ऐसे सब लोग, हाँ, वो सेकंड मोस्ट पावरफुल व्यक्ति हमारे देश के। रात में 8 बजे। भैया डिफेंस मिनिस्टर कौन है? उसका नहीं भरना है, 2 मिनट लगता है, मैं भरूँगा रात में, बैच में भर दूँगा, फ़ोन लेके आना बस। ठीक है? भैया जब मैं अंडमान एंड निकोबार ऐसा नहीं आइलैंड भरना है, थी ना 1 तब मिनट में मुझे होता है, स्कूल रजिस्टर्ड है, उससे नहीं भरना है। मैं भरूँगा। अभी सब जन इधर ध्यान से भैया सुनो, जब भैया 1 जब मिनट। मैं अंडमान एंड निकोबार गई थी ना तब मुझे नितिन गडकरी मिले थे, उन्होंने मुझे हाय करा था। अरे बाप रे! खतरनाक। अच्छा, अभी देखो, तो अभी ये अपन ने बात कर ली, सब जन ध्यान दो। तो बीजेपी के 303 में से एक हो गए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, दूसरे हो गए होम मिनिस्टर अमित शाह। होम मिनिस्टर पुलिस संभालता है, तो फिर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स यानी इंडियन मिलिट्री को कौन संभालता है? मिलिट्री को। भैया तो वो एक उस उन
उसको कहा जाता है डिफेंस मिनिस्टर। क्या कहा जाता है? डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर। क्या मिनिस्टर। कहा जाता है? डिफेंस मिनिस्टर। और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जो है, इनका नाम है राजनाथ सिंह। क्या नाम है इनका? राजनाथ सिंह। दिख रहे हो? इनका फोटो सब बच्चों ने ध्यान रखना है। सब लोग ऑनलाइन बच्चों अपना माइक जो है वो प्लीज ऑफ करके रखो। जब मैं तुमको कोई क्वेश्चन पूछूं तब तुरंत से ऑन करो। सब जन ध्यान दो। इनका नाम है राजनाथ सिंह। सब जन ध्यान दो। भैया राजनाथ सिंह जो है, थोड़ी देर रुको, मैं बता रहा हूँ ना। ये देखो, ये हमारे इंडियन ये मिलिट्री के हेड है। ठीक है, चीफ इन ये कमांडर इन चीफ है राजनाथ सिंह। और ये देखो, ये हमारे तुम लोग देख सकते हो ग्रीन यूनिफॉर्म में कौन है? हमारे इंडियन आर्मी के सबसे हेड। फिर व्हाइट कलर में कौन है? इंडियन नेवी के सबसे बड़े हेड। और ब्लू कलर में कौन है? इंडियन एयरफोर्स के सबसे बड़े हेड। अब ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमला कौन सा किया? जमीन से, पानी से, कि हवा से? भैया हवा से हमला किया। बड़े आसमान बड़े से। मिसाइल गिराए थे हमने, आसमान से किया था। हवा। तो उसमें सबसे बड़ा दायित्व जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ एडमायरल पे था। इंडियन आर्मी के जो हेड होते हैं, उनको एक विशेष नाम कहा जाता है। फिर नेवी के हेड को एक विशेष नाम से कहा जाता है। और एक जो हमारे एयरफोर्स के चीफ है, उनको एक विशेष नाम से कहा जाता है। हालांकि तुम सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है। इनके पास बहुत सारे टॉप सीक्रेट रहते हैं हमारे देश के। और इनको ये शपथ दिलाई जाती है कि आगे कभी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में नहीं रहे, अगर आप इलेक्शन हार जाओ, तब भी आपको हमारे इंडिया के कोई भी सीक्रेट किधर भी नहीं बोलना है। ठीक है, किधर गलती से भी नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं, हिंट भी नहीं देनी है, जरा सी भी, थोड़ा सा भी नहीं। इनको ये ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलवाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना सब बच्चों ने। ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है। उसके बाद में, अब भैया डिफेंस मिनिस्टर भैया हो गए, हमारे फिर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? बताता हूँ। तो हमारे देश में अभी देखो, इंडिया के रेलवे में कितने सारे लोग काम करते हैं। तुम लोग जाते हो तो देखो वो, फिर इंडिया के पुलिस में कितने सारे लोग काम करते हैं, इंडियन आर्मी में कितने सारे लोग काम करते हैं, इंडिया के बैंक में कितने सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग कंपनियों में कितने सारे लोग काम करते हैं। सब लोग काम क्यों करते हैं? अपना घर चलाने के लिए। घर कैसे चलता है? किसके वजह से घर चलता है? सारे खर्चे क्यों हो पाते हैं? पैसे से। तो सबको बरोबर टाइम पे सैलरी मिलना जरूरी है ना। जो जितना जरूरी काम कर रहा है, जो जितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसको उतनी सैलरी देना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका नाम है निर्मला सीतारमन। क्या नाम है इनका? निर्मला सीतारमन। ये हमारे देश की वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स है टिल रिसेंट टाइम्स। ठीक है, इंडिया के हिस्ट्री में ये फर्स्ट या सेकंड बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है। इनका नाम है भैया एक निर्मला डाउट है, सीतारमन। पूछू प्लीज एक। एक थोड़ी सी देर रुको, भला पूछो पूछो। भैया फाइनेंस डिफेंस का क्या काम रहता है? फाइनेंस मिनिस्टर का काम रहता है हमारे देश के जितने भी गवर्नमेंट पर्सनल है, उनकी सैलरी टाइम से देना। ठीक है, जैसे इंडियन आर्मी में भी जितने भी सोल्जर्स हैं, उनकी सैलरी टाइम से देना, ताकि उनकी फैमिली, इंडिया के सोल्जर कितने दूर रहते हैं अपने घर से। ठीक है, उनके बच्चे, उनकी फैमिली उनसे इतनी दूर रहती है, तो उनके बच्चों की स्कूल की फीस कब कौन भरेगा जब वो बॉर्डर पे है? तो उनको टाइम से उनके बैंक खाते में, बैंक अकाउंट में सैलरी मिल जाए। फिर जो जितने भी बैंक एम्प्लॉइज है उनको सैलरी मिले, जितने भी रेलवे में कर्मचारी उनको सैलरी मिले, जो भी एयरपोर्ट पे काम करने वाला स्टाफ है, पायलट है, एयर होस्टेस है, अदर जो सारा स्टाफ है उनको सैलरी मिले, सिक्योरिटी को स्टाफ मिले, सैलरी मिले। ये सारा सैलरी देने वाला काम फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। और और भैया कोई भी व्यक्ति करप्शन ना कर रहा हो, कोई भी पैसे ना मांग रहा हो, ठीक है, कोई भी जो इलीगल काम ना कर रहा हो, पैसे से रिलेटेड, ब्लैक मनी से रिलेटेड, ये भी काम देखने का किनका है? फाइनेंस मिनिस्टर का है। सब बच्चे ध्यान भैया रखोगे क्या? ब्लैक पक्का? मनी मतलब? बड़े होके समझाऊंगा तुमको, थोड़ा और बड़ा होने के बाद। फिर ऐसे ही हमारे देश के जो है, अभी ध्यान से देखो, अभी तुम बच्चे फिलहाल क्या कर रहे हो? सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हो ना तुम लोग। तो तुम बच्चों की स्कूल की टेक्स्ट बुक कौन बनाता है? तुम्हारी स्कूल बोलती ना एजुकेशन शॉप पे। मिनिस्टर। हाँ, तो तुम्हारी स्कूल की टीचर जो है, हर साल तुम्हारे फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के दिन तुमको अगले साल की बुक लिस्ट देते हैं ना परचेज करने के लिए। बहुत जनों के स्कूल में ही उनके बुक सेट मिलता है, टेक्स्ट बुक्स का सेट। और नहीं तो बहुत सारे जन उनके स्कूल के शॉप पे, कोई तो भी शॉप पे जाके बुक खरीदते हैं, सारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और अलग अलग तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स। तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक कौन डिजाइन करता है? स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक अलग होगी, फिर सीबीएसई की अलग होगी, फिर आईजीसीएसई की अलग होगी, फिर आईबी बोर्ड की अलग होगी, फिर आईसीएसई की अलग होगी, ओपन स्कूल की अलग होगी। ये कौन डिसाइड करता है?
ये एजुकेशन मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। भैया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर फिलहाल कौन है, पता है तुमको इनका नाम? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नर्सरी केजी के बच्चे से लेके तो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, फिर 11th 12th का बच्चा, फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, लॉयर सब बनने वाला बच्चा, डिग्री ग्रेजुएशन वाला बच्चा, फिर पीएचडी वाला बच्चा, फिर हमारे जो देश के साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तक का करिकुलम इनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये खुद इतने होशियार हो, इनको सारे सब्जेक्ट आते होंगे, इनको इंग्लिश आता होगा, हिस्ट्री आता होगा, मैथ्स, साइंस तो आउट ऑफ मार्क रहते होंगे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। इनको बस वो सारी चीज़ें मैनेज करवानी है। जैसे तुम्हारे मम्मी को पर्सनली क्या तुम्हारा सारा सिलेबस आता है? साइंस, मैथ्स, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, एसएसटी, क्या मम्मी को सारे क्वेश्चन आंसर लर्न है? फिर भी अगर तुम मम्मी को कुछ पूछो, तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स तुम्हारी मम्मी सॉल्व करके बता देती है तुमको। ठीक है? तुमको मराठी का कुछ नहीं समझ रहा हो, एक आधा शब्द नहीं समझ रहा हो, मम्मी बता देती है तुमको। नहीं तो मम्मी तुमको धपटे देके पढ़ाई को तो बिठा ही देती है, तुम्हारे मार्क ला ही लेती है। एग्ज़ाम के टाइम में तुमको पढ़ाई को बिठाती है, खेलने से पकड़ के लाती है जल्दी, ज़्यादा मत खेलो, पकड़ के लाती है ना घर पे वापस से 2 घंटे में, 2 घंटा खेलना नहीं, आधा घंटा खेलो, फाइनल एग्ज़ाम जब चलते हैं तब। तो मम्मी का जैसे काम है तुमसे पढ़ाई करवा के लेना, वैसे एजुकेशन मिनिस्टर का काम है कि पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें अच्छे से चले। इसमें ये भी आता है कि कोई-कोई स्कूल्स जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। तो फिर वहाँ के पेरेंट्स अगर इनको कंप्लेन करें, एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिखें, तो फिर ये एक्शन लेते हैं। फिर उस स्कूल को अपनी फीस कम करवानी पड़ती है, स्कूल की फीस कम करवानी पड़ती है। स्कूल कोई बहुत रिकामे खर्चे कराए, अननेसेसरी पेरेंट्स को बहुत बर्डन आए, तो फिर तुम लोग इनको चिट्ठी लिख सकते हो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देंगे। सबको समझा क्या? पक्का? ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, जैसे एक हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, बहुत ही फेमस, ठीक है? तुम बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि तुमको थोड़ी ना कुछ खेती से लेना-देना है। लेकिन इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है इनका? शिवराज सिंह चौहान। ये वन वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेड लीडर्स है इंडिया के, मतलब हाइली हाइली रिस्पेक्टेड। ये कम से कम 50 ईयर्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स में है। फिर भी इनके पास में एकदम सर्वसाधारण, इनका छोटा-सा घर है, इनकी छोटी-सी फैमिली है। इनके बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, इनके जो अभी पोता-पोती है वो भी एकदम नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। इनके घर पे 2 ही फ़ोर व्हीलर गाड़ी है, इतने 50 साल पॉलिटिक्स में रहने के बावजूद। ये बिल्कुल पैसे नहीं खाए कभी भी खुद के लिए। इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है? शिवराज चौहान, सब बच्चों ने ध्यान रखना है। ये हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, मतलब जितने भी फार्मर को अभी देखो, महाराष्ट्र में तुम लोगों ने देखा क्या कि कितना सारा अवकाळी पाऊस हुआ। थोड़े दिन पहले कितना डेंजर बारिश हुई थी, कितनी बिजली कड़क रही थी। तो उसमें हमको तो बहुत मज़ा आई ट्यूशन में, मैं तुमको कृष्ण के भगवान की कहानी सुना रहा था, कैसे इंद्रदेव ने बिजली कड़काई और बाहर बिजली कड़क रही थी। तुम तो बहुत हँस रहे थे खुदू-खुदू। लेकिन उसी समय पे सारे फार्मर रो रहे थे कि पूरे खेत में नुकसान हो रहा है। तो फिर फार्मर लोगों का जो इतना नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ? फार्मर लोगों ने बीज खरीदे। कितने में बीज खरीदे? 10 लाख रुपए में बीज खरीदे। फिर उन बीज को अपने खेत में लगाया। किसके मदद से लगाया? ट्रैक्टर और प्लोइंग मशीन के मदद से लगाया। वो उसका पूरा पेट्रोल, डीज़ल और वो खर्चा 2 लाख रुपए आया। फिर पानी डाला, फर्टिलाइज़र डाला। पानी और फर्टिलाइज़र फ्री में थोड़ी आता है। वो खरीद के अच्छे से बोरवेल वगैरह से पाइपलाइन बिठा के डाला, उसका खर्चा और 8 लाख रुपए। तो कोई भी फार्मर ने 20 लाख रुपीस खर्च किए, उसकी फसल अच्छे से उगती आ रही थी। उसको वो एकदम हैप्पी था कि हाश, अभी 1-2 महीने में मेरी अच्छे से फसल उग जाएगी, गेहूँ उग जाएगा, ज्वारी उग जाएगी, बाजरा उग जाएगा, मक्का उग जाएगा, शुगरकेन उग जाएगा। फिर मैं उसको कट करके बेचूँगा, तो जो 20 लाख रुपए मैंने इस सब को उगाने में लगा दिए, उससे मैं 25 लाख रुपए कमाऊँगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? कितने रुपए कमाए असल में? 5 लाख रुपीज़ कमाए ना। 20 लाख रुपए अगर खुद के जेब से लगा दिए और 25 लाख रुपए कमा दिए, तो फिर कितने का फ़ायदा हुआ? 5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ ना। लेकिन बीच में ही आ गई बारिश और बारिश ने पूरी फसल डुबा दी। तो 20 लाख जो लगाए थे वो पूरे पानी में चले, और वो फार्मर रोते बैठा कि अब तो फसल ही नहीं बची, तो अब बेचूँगा क्या मैं? बेचूँगा नहीं तो 25 लाख किधर से आएँगे? आएँगे नहीं तो मैं तो कंगाल हो जाऊँगा पूरा का पूरा। तो फिर तुरंत ये जो हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इन्होंने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, ठीक है? हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे पूरे देश का मुखिया कौन? मोदी जी। वैसे हर राज्य का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, यूपी का, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। हमारे राज्य के महाराष्ट्र स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। क्या नाम है इनका? देवेंद्र फडणवीस। और इनको प्यार से लोग देवा भाऊ कहते हैं, देवा भाऊ। क्या कहते हैं इनको? देवा भाऊ, ठीक है? ये सबके भाऊ-भाऊ ऐसे।
देवा भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वैसे वो घोषणाबाजी करते हैं ना, ठीक है। वैसे तो ये हमारे देवेंद्र फडणवीस हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है। तो फिर हमारे जो देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, शिवराज चौहान, उन्होंने हमारे देश के हमारे महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कॉल लगा के बोला कि आप तुरंत महाराष्ट्र के जितने भी फार्मर्स को नुकसान हुआ है ना, उनके लिए रिलीफ पैकेज घोषित करो, ठीक है। और इन्होंने पता है कितने रुपीस का रिलीफ पैकेज घोषित किया? 31,000 करोड़ रुपीस। 31,000 नहीं, 31,000 करोड़। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 300 करोड़ नहीं, 3,000 करोड़ नहीं, 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतना पैसा सारे फार्मर्स को मिलने वाला है। सारे फार्मर जिनको जितना नुकसान हुआ है उनको उतना पैसा मिलने वाला है, सारे भैया फार्मर्स को, ठीक है। अब ये तुमको लगेगा इतना सारा पैसा किधर से आया इनके पास में, सरकार के पास में, चीफ भैया मिनिस्टर के, रिलीफ पैकेज क्या ठीक होता है। है? रिलीफ मतलब किसी को आराम पहुंचाना, जो जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। किसी के घर पे कुछ बहुत बुरा हुआ है तो हम लोग उसको दिलासा देने के लिए जाते हैं, हमारे मम्मी पापा जाते हैं। तुम्हारे किसी रिलेटिव्स की मान लो कि अगर डेथ हो गई, तो फिर मम्मी पापा वहां पर जाके आते हैं, उनसे बात करके आते हैं, वो बहुत उदास रहते हैं, तो है ना, ऐसे। तो रिलीफ पैकेज, जैसे मान लो कि तुम्हारे मम्मी ने तुमको अभी बहुत धोया, धीप 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 धीप, ठीक है। पापा आने वाले थे रात में 8 बजे घर पे, उसके पहले ही मम्मी ने तुमको 7:30 बजे से जो पकड़ा और ऐसे धोया निरमा लगा लगा के, ठीक है। और तुम बहुत रो रहे थे। फिर 8 बजे जब पापा आए तो पापा ने तुमको पास में लिया और पापा तुमको समझा रहे थे, पापा तुम्हारा लाड प्यार कर रहे थे। तो उसको क्या बोलते हैं? पापा तुम्हें क्या देना चाह रहे थे? रिलीफ। पापा क्या करना चाह रहे थे तुम्हें? रिलीफ। रिलीफ मतलब तुम्हें शांत करना चाह रहे थे पापा। समझ रहा है क्या? पापा तुमको कंफर्ट देना चाहते थे, ऐसे। तो रिलीफ पैकेज किसके लिए? फार्मर के लिए, ताकि उनको एक दिलासा मिले, उनको भी ये लगे कि बाप रे हमारा जो नुकसान हुआ है। नहीं तो बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, उनके पास खुद के पैसे नहीं होते हैं ना, तो 20 लाख रुपए बैंक से लेते हैं। और बैंक उनको क्यों देती है पैसे? क्योंकि वो फार्मर बैंक को बोलते हैं कि हम 20 लाख रुपए लेंगे, हमारा खेती करेंगे, और खेती के बाद जब हमारे पास 25 लाख रुपए आएंगे तो हम तुम्हारे 20 लाख रुपए लौटा देंगे और खुद को हमको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो बैंक उनको पैसा दे देती है। और भैया फिर क्या होता है, और फिर अगर ऐसा बारिश हो गई, बारिश इतनी सारी, तो उनकी सारी फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है सारी की सारी फसल। तो वो अब वो किधर से पैसा देगा बैंक को? देखो ये फार्मर कैसे रोते बैठा है, देखो अभी फोटो आएगा। देखो इतनी सारी बारिश होने के बाद, तुम तो कभी खेत में नहीं गए होंगे, लेकिन मैं ऐसी गया हूँ सारी फसल गिर जाती है और वो फार्मर रोते बैठा है वहां पे, भैया। ठीक है। कि मेरी अब खुद ही मैंने जो बैंक से पैसे लिया था, मैंने जिससे भी उधारी लिए थे पैसे, अब मैं उसको कैसे लौटाऊंगा पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैं मेरे खुद का ही जीवन चलाने के लिए पैसे नहीं बचे, तो मैं दूसरों को कैसे लौटाऊंगा, ठीक है। और फिर ये लोग क्या, फिर ऐसे फार्मर क्या कर लेता है? फार्मर ऐसे फिर जाके कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेता है, तो है ना, अच्छे नहीं रहते हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स उठा लेता है वो, कुछ ऐसा कर जैसे देता है कि जो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर ऐसे फार्मर को बचाने के लिए हमारी सरकार ने 31,000 करोड़ रुपीस का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। और हर फार्मर को कितना मिलने वाला है? 48,000 पर हेक्टर। हेक्टर, जिसकी जितनी ज्यादा जमीन है उसको 48,000 रुपए। जैसे तुमने सुना एक एक एकड़ के 50,000 रुपए मिलने वाले, एक एकड़ के कितने मिलने वाले हैं? 50,000 रुपए। तो अगर किसी के पास 2 एकड़ होगा तो उसको कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए। अगर किसी के पास 4 एकड़ होंगे तो 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000, 1 लाख। और 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख। समझ रहा है क्या? 2 लाख रुपए ऐसे फार्मर को मिलने वाले, ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? पक्का? नक्की? ने बोला था क्या ब्लैक मनी होता है। मैंने मतलब मेरे पापा भी मम्मी को बोल रहे थे क्या, वो कुछ तो भी बोल रहे थे ब्लैक मनी के रिलेटेड, पर मुझे ब्लैक मनी क्या होता है वो पता ही नहीं, तो बताओ ना भैया। नको। थोड़ा और बड़ा होने के बाद बताऊंगा। भैया ब्लैक मनी का नहीं तो ये मीनिंग होता है क्या? न्यूज में बोलते कि काला धंधा। भैया हाँ, मुझे काला पता है जो काला धन मतलब ही ब्लैक मनी। का लेकिन पेमेंट उसका होता है ब्लैक लेकिन मनी का। उसका मतलब क्या होता है ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। जीएसटी भैया क्यों? मुझे अभी पेमेंट। अभी अगर भैया मैंने मेरे तुम को बच्चों को पता है, बताया तो मेरे तुम को लोग, पता है। हाँ, तुम सब इंजीनियर और भैया डॉक्टर मुझे छोड़ भी के सब पता है। पॉलिटिक्स और लॉयर बनने में ही निकल पड़ जाओगे। देखो, आज कुछ ये टैक्स वो गरीब दिखाते हैं, पर उनके पास पैसा रहता है, वो कुछ वैसा नहीं टैक्स नहीं भरते हैं, ऐसा कुछ। नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। विधि, आपके मम्मी पापा दोनों भी सीए है ना? सीए। हम्म।
चलो अभी वापस आते हैं पॉलिटिक्स पे। तो ऐसा सारा है। देखो गुजरात गुजरात कितना ऑरेंज ऑरेंज है। हाँ। और भी देखो, या दूर का देखो अरुणाचल प्रदेश कितना ऑरेंज ऑरेंज है ना। सारा 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 मध्य प्रदेश इतना ऑरेंज है, लेकिन हमारा महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में बीच में ब्राउन 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 आ गया। ठीक है, वो एक हिसाब से अच्छा है, वो शिवसेना है, शिवसेना। शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, देखो मैंने तुमको बोला ना, पूरे कितने सीट रहते, 540 रहते ना, 540। और 540 सीट में से कितने चाहिए रहते हैं, 270। अभी तुमको कौन सी सीट सबसे ज्यादा दिख रही है, कौन सा कलर, ग्रीन ग्रीन कलर, हाफ से भी ज्यादा है क्या, आधे से भी ज्यादा है क्या ग्रीन ग्रीन कलर। ठीक है, हाँ नहीं ऐसा। भैया, आधा ही है। ऑर्डर्स है ठीक है, ऐसे होता भैया, है वो सारा। ऑर्डर्स है। हाँ हाँ अभी ठीक है, और तुम लोगों को बड़ा होने के बाद मैं और समझाऊंगा। फिलहाल तुमको समझ आया क्या इतना सारा। ठीक है, देखो मोस्ट फेमस पॉलिटिकल फिगर्स, हम लोग देखते हैं कि सबसे फेमस पॉलिटिकल लीडर्स कौन है इंडिया के फिलहाल। ठीक। तो अभी सबसे ज्यादा फेमस जो है वो नरेंद्र मोदी है, कौन से पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। फिर अमित शाह, जनता भारतीय जनता पार्टी के। फिर पार्टी। सुब्रमण्यम जयशंकर। मैं तो चाहता हूँ तुम बच्चे ऐसे इतने जयशंकर जी जैसे बने, तुमको बड़ा होने के बाद बताऊंगा मैं, अभी तो तुम समझोगे ही नहीं वो क्या करते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के। फिर राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के। फिर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के। तो टॉप 10 में से जो टॉप 5 जन है वो तो भारतीय जनता पार्टी के। इसमें मेरे सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन जो है वो है योगी। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ। ऐसे ये दो मेरे पर्सनल फेवरेट। ये है योगी जी। तुम लोगों का फेवरेट कोई और हो सकता है जो तुम्हें पसंद आए, वो भैया, तुम्हें जो तुम्हें पसंद आए तुम्हारा योगी वो जी फेवरेट। देख नहीं सकते क्या? क्या क्या दीजिए अब देखना। योगी जी देख नहीं सकते क्या? देख सकते हैं। अरे थांब ना रे, बाप रे बहुत ही क्या बात है। माइक ऑफ करो ना सब जन, माइक ऑफ करो ना। ये योगी आदित्यनाथ। भैया फिर कौन से तो भी ये मतलब लेखक है वो अंधे और उन्होंने 4 बुक लिखे। हाँ, नहीं तो वो योगी जी नहीं है, वो रामानुजाचार्य संप्रदाय से आते हैं। तुलसीदास पीठ जो है ना, उसके वो महाराज जी है। एक मिनट, उनका नाम है, एक मिनट रुको बताता ये वाले ना। हाँ ठीक है, भैया। हाँ जी, ये इन्होंने ये बचपन से इनको दृष्टि नहीं है, लेकिन इनको सारे वेद पाठ है, इनको सारी भगवत गीता पाठ है, इनको सारे उपनिषद पाठ है। और इनको मतलब बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत बुद्धिमान। और इनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी स्ट्रांग है, जब कोई व्यक्ति इनके निकट जाता है तो इनको दूर से ही समझ जाता है वो अच्छा व्यक्ति है कि कपटी व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है कि अच्छा व्यक्ति है, इनको दूर से ही समझ जाता है। रामभद्राचार्य जी महाराज नाम। ठीक है, ये अपने पास में बहुत जनों को आने ही नहीं देते, मोदी जी को आने देते हैं, मोदी जी बहुत पसंद है उनको। ऐसे। चलो, तुमको अगर बुक पढ़नी हो ना, भैया, बुक। पर हाँ उनको बोलो कैसे बोलो बोलो बोलो। समझता है कि वो मोदी जी उनके पास आए हैं? उनके ध्यान। आ, लोग बोलते हैं ना उनके आसपास में उनके शिष्य रहते हैं, उनके शिष्यों को उनके पास आने देते हैं ना वो। देखो ये अजय जो है, ये मूवी है, तुम लोग ये देख सकते हो मूवी। ठीक है, ये योगी जी के जीवन के ऊपर है, योगी योगी आदित्यनाथ जो है ना उनके जीवन के ऊपर है ये movie। भैया एक ट्रेलर बताओ ना। नहीं, तुम घर पे लिखना, नाम लिखना है तो लिख लो, AJEY, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ। ऐसे ये मूवी तुम अपने घर पे, या इसका ट्रेलर तुम अपने घर पे देख सकते हो। मस्त मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। भैया मैंने आपको बहुत दिनों पहले पूछा था कि वो भैया, जो आपने अजय द अनटोल्ड स्टोरी देखी है?
नहीं, मैंने नहीं देखी है, मैं देखने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर। लेकिन पर लेकिन आई है। लेकिन मुझे सारी इसकी मैंने उसकी बुक्स पढ़ी हुई है बुक्स, तो मुझे बुक्स भैया की वजह से सारा पता है। भैया हाँ जी। भैया ये यूट्यूब पर अवेलेबल है? नहीं, यूट्यूब पर तो नहीं होगी, लेकिन थोड़े वो डुप्लीकेट मिल जाती ना, वो थोड़ी थोड़ी होगी, थोड़ी 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 थोड़ी। ट्रेलर तो देख लो तुम। भैया कब लॉन्च होने वाली है? हो भैया गई, पर सिनेमा ट्रेलर में नहीं है। आ भी गई और चली भी गई। भैया 29 सितंबर को आई थी, हम्म। उस अभी दिन होगी, अभी 29 हमारा। होगी। सितंबर मे बी तुम्हारे घर के किसी नजदीकी थिएटर में हो। योगी जी की स्टोरी है पूरी, वो बचपन से, जब वो तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, तब से लेके आज उनकी उम्र करीब 55 ईयर है, 56 ईयर है। तो क्यों उन्होंने संन्यास लिया, क्यों वो योगी बने? वो तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, इतने होशियार बच्चे थे वो, है ना, मैथमेटिशियन बन रहे थे रामानुजन के जैसे। फिर तब से उन्होंने ऐसे संन्यास लेके वो क्यों पॉलिटिक्स में आ गए? ठीक है, ऐसी सारी स्टोरी है उनकी। भैया कल हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है और मैं उसमें मुझे भी उसमें मेन क्या ये दिया है। क्या क्या बनाया, क्या बनाया है तुमको? नॉन नॉन वायलेंस के बारे में बोलना है और उन्होंने बोला है क्या गांधी जी के बारे में बोलना है। तो मुझे तो अपोजिंग दिया था, पर फिर मतलब मेरे साथ जो था ना उसने बोला क्या तू अपोजिंग मत ले, तू नॉन वायलेंस के बारे में बोल। तो मुझे बस बोलना था इसलिए मैंने तो अपोजिंग में फिर कौन है अभी? मैं अपोज तो अपोजिंग वाले ले लेता था। मुझे अपोजिंग ही मिला था, मुझे अपोजिंग ही चाहिए था, पर मेरे पर जो हाउस कैप्टन है उसने बोला पर वहाँ पे सारे बच्चे मुझसे मुझसे बड़े थे ना, तो उनका सुनना पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। योगी जी जब मेरे जितने उम्र के थे ना, उन्होंने ये बनाया था हिंदू युवा वाहिनी अपन। तुमको मैं कभी उनकी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। ये तो नवाबजादे हैं, नवाबजादे भैया राजकुमार। संडे को ना, संडे को नहीं, कभी और। नवाबजादे मतलब क्या भैया? राहुल गांधी। नवाबजादे मतलब ऐसे जो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बहुत लकी खानदान में पैदा हुए हैं, मतलब ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड। इनके नाना जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जवाहरलाल पर नेहरू इनकी, इंदिरा गांधी भी ना। हाँ, ये खुद हमारे देश के बोलो एक प्रकार से, इनकी मम्मी हमारे देश की 10 साल तक इलीगल प्राइम मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर नहीं होके वही सारी देश चलाती थी। और फिर इनके भैया पापा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी कौन नानी जी भैया? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्राइम थे, इनके नानी जी के पापा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, और फिर 2014 में ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। लेकिन मोदी जी ने आके सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। मोदी जी आ गए बीच में। ठीक है, चलो, भैया तुम बच्चे का भी में देखो। मैं ये लीडर बुक पढ़ रहा हूँ अभी। ये बुक लिखी है विनायक दामोदर दास सावरकर, ठीक है, वी सावरकर, वीर सावरकर जी ने। राहुल गांधी के मम्मी का नाम क्या था? राहुल गांधी जी के मम्मी का नाम है सोनिया गांधी। और उनके मम्मी का गांधी। सोनिया गांधी यहाँ से नहीं है, सोनिया गांधी जी इटली से है, इटली कंट्री से। भैया वो इनके मतलब भैया गांधी जी के उनकी फैमिली से उनकी बिलोंग करते क्या वो? भैया उनकी दादी इंदिरा गांधी थी। नहीं। उनकी हाँ, परदादी। मतलब नानी जी उनकी, राहुल गांधी जी की नानी जी। अच्छा, नानी। भैया और भैया भैया महात्मा और गांधी महात्मा को गांधी। भैया वो गांधी जी उनके परदादा के पापा थे क्या? नहीं नहीं, वो गांधी नाम उन्होंने चुराया हुआ है। देखो, ये सारी ऐसे ऐसे फैमिली को बोलते हैं नवाबजादी फैमिली। इसमें हमारे देश के 3 प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। जो ये वाली दिख रहा है तुमको, इंदिरा गांधी जी दिख रहा है क्या? हाँ इलीगल। फिर उसके बाद इधर राजीव गांधी जी है ये। फिर उसके बाद ये 2004 से 2014 हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में रहता था, सोनिया गांधी। और फिर ये है छोटू से राहुल गांधी। एक ही फैमिली, एक फैमिली पूरा देश चलाती थी। ये हमारा तो क्लास उन में है। तो उनको गरीब लोगों की कोई समस्याओं का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही अमीर घराने में जन्मे थे।
गरीब लोग कैसे रहते हैं, गरीब लोगों की क्या समस्याएं होती है, ये उनको नहीं पता। वो बस ऐसे टाइम टू टाइम फोटो शूट के लिए जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर अपना हाथ धो लेते हैं और चले जाते हैं वहां से। दिखावा रहता है, सारा दिखावा। ऐसे गरीब लोगों के हमारे स्टॉल वगैरह में आके बैठते हैं, दिखाते हैं कि हमारे जैसे ही है, लेकिन नहीं है। फिर बाद में प्राइवेट जेट में घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, बचपन से ही। जब कुछ नहीं थे, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं थे, तब से ही। तो इनको क्या मालूम आम लोगों की समस्याएं क्या होती है। हालांकि फिर भी ये बहुत काम करते हैं, कोई भी पार्टी का रहो, और मैं मुझे पसंद रहो या नहीं, लेकिन ये सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं बच्चों, ये बहुत काम करते हैं। अच्छा काम करे बुरा काम करे, लेकिन काम बहुत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये। राहुल गांधी जी नहीं, उनकी मम्मी बहुत करती है, वो आलसी है, राहुल गांधी जी। ठीक है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत ही टाइगर जैसे व्यक्ति होके गए, एकदम टाइगर, शेर के जैसे। इनका नाम है बाला साहेब ठाकरे। ठाकरे। हाँ, तुम सबके पप्पा लोगों को ये फेवरेट है। तुम सबके पप्पा लोग है ना, तुम्हारे सबके पप्पा के फेवरेट है ये बाला साहेब ठाकरे। बहुत ही विचारवंत। क्यों सर? इनको इनको बड़ा होने के बाद सुनूंगा। इनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है इनको। बहुत ही पावरफुल व्यक्ति। प्राइम मिनिस्टर तक इनकी आवाज से डरते थे, सब के सब। पूरे देश में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल नेता नहीं था पूरे देश में जो इनके खिलाफ कुछ बोल के बता दे, कोई भी नहीं। और ये अ, सर्वसामान्य, ये तो क्या काम करते थे पता है तुमको? ये तो न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट थे। न्यूज़पेपर में वो कार्टून आते हैं ना, देखा है क्या तुमने कभी? अलग अलग ऐसे कार्टून बन के आते हैं न्यूज़पेपर में, ऐसे कार्टून जोक्स। निकाला करते थे ये तो। हाँ, जोक्स वगैरह ऐसे कार्टून बनाते थे। तो अब ये जो सरकार की बहुत आलोचना करते थे, अच्छे से अच्छे। ये क्या कार्टून बनाते थे कि कोई जा रहा है और वो रास्ते पे गड्ढे में गिर गया, है ना, क्योंकि सरकार ने अच्छे रोड ही नहीं बनाए, तो लोग गड्ढे में गिर ही जाएंगे ना। तो फिर सरकार को इन पे बहुत गुस्सा आता था। तो सरकार ने इनको परेशान करना चालू किया। फिर ये बोले अच्छा रुको, तुमको बताता हूँ, मैं मेरी सरकार बना के बताता हूँ। तो फिर ये अकेले निकल पड़े, और इन्होंने लोगों को एकजुट करना चालू किया। कैसे एकजुट करना चालू किया? घरों घर तक गए ये सबके, सेना। बात करना चालू की, अपनी स्पीचेस देने चालू की, अपना जो इनका ओपिनियन था वो सब लोगों के सामने बताना चालू किया। एक्सप्रेसिव थे, हमेशा बात करते थे, वेरी टॉकेटिव पर्सन थे। रहना ही पड़ता है तभी, जब तुम कितने ही होशियार रहो, कितने ही स्मार्ट रहो, लेकिन तुम लोगों को बता नहीं पाते, अगर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं अपनी ट्यूशन में, मैं तुम बच्चों को जो भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे और भी पेरेंट्स हैं, और भी उनके भी बच्चे हैं, अगर मैं उनको कभी बताऊं ही नहीं, मैं एक्सप्रेस ही नहीं करूँ, तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा? तुम्हारे फ्रेंड्स है स्कूल में, तुम लोग उनको एक्सप्रेस ही नहीं करो, ठीक है, कि तुम लोग कितनी पढ़ाई करते हो, होमी बाबा की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हो, यानी आईएमओ की पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम एक्सप्रेसिव ही नहीं रहो, तो तुम नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे, तुम ट्रस्ट वर्दी अच्छे दोस्त कभी नहीं बना पाओगे। यू शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेसिव एंड हेल्पफुल टू अदर्स। ठीक है, तो ये बाला साहेब ठाकरे जी से सीखने का बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा क्वालिटी है उनमें ये, कि बहुत एक्सप्रेसिव थे। और उनके स्पीच इतने तेज तूफान तर्रार रहते थे, 1 घंटे का भाषण देते थे, लेकिन पूरे ग्राउंड पे सन्नाटा रहता था और सिर्फ तालियों की आवाज रहती थी। इतने दूर दूर से लोग उनको सुनने आते थे, इतने दूर दूर से। भैया वो बहुत फास्ट एकदम, बोलते हो। ना ना ना, फास्ट नहीं, एकदम स्लो, कम शब्द कहते थे वो, लेकिन इतने गंभीर, ऐसे तीक्ष्ण स्पीच रहता था उनका, उनकी। क्योंकि उन्होंने बचपन से बोलने की बहुत प्रैक्टिस करी थी। ही वॉज ऑलवेज एन एक्सप्रेसिव एंड टॉकेटिव पर्सन। तो फिर उम्र के साथ वो इतने मैच्योर थे, कम से कम शब्दों में अपने, हाँ, कम से कम शब्दों में बहुत सुंदर व्यक्त करते थे, वो एक्सप्रेस कर पाते थे अपनी फीलिंग्स को, जबरदस्त। हाँ, नहीं भैया। अभी भैया। इनफ पॉलिटिक्स। आज के लिए तुमको भैया। पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा डोज मिल गया। ठीक है। तुम भैया। लोगों को अगर बनना है तो तुम योगी जी और मोदी जी जैसे बनो, कर्मठ, हार्ड वर्किंग। मोदी जी पता है भैया। आज कितने बजे सोते हैं? रात में 12:30 1 बजे सोते हैं, और कितने बजे उठते हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं। योगी भैया। आदित्यनाथ भी रात में 12 बजे सोते हैं, और सुबह कितने बजे उठते हैं? 3:30 4 बजे उठते हैं, 4 घंटे सोते हैं सिर्फ। ठीक है, और भैया दिन भर काम करते हैं। होती है क्या? तुम, हाँ, तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे भैया। ठेंगड़े बच्चों के जैसे नहीं रहते कि बैठे रहते मस्त कुर्सी भैया। पे, और मम्मी ने फोन खींच लिया भैया। कि रोना चाहिए। क्या हुआ देवी? भैया उद्धव ठाकरे ने शिवसेना निकाली थी ना। नहीं जी, बाला साहेब ठाकरे। भैया मैं एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो संस्कृति जी। भैया हमारे स्कूल में ना हमारे एक सर ने ऐसे हमें एक
स्टोरी बताई थी। एक लड़का था, वो मतलब हाँ तोतरा बोलता था। फिर उसने एक दिन अपने स्कूल में स्पीच दी थी, तो सब हाँ उस पर हंसने लगे। तो वो बोला कि अब तुम मेरी स्पीच सुनने के लिए तरसोगे। फिर उसने अपनी जीभ जो है वो स्टोन पर रगड़ रगड़ कर मतलब तोतरा बोलना कम कर बहुत दिया। प्रैक्टिस की। हाँ, अपना स्पीच इंप्रूव किया और वो दुनिया हाँ, का सबसे फेमस स्पीच देने वाला ओरेटरी पर्सन बना, जिसका तो नाम क्या था? भैया वही हमारे सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा। वो बोले थे कि आप किससे भी पूछ लो, पर गूगल पर सर्च मत करो, आप बता दो ना। नहीं, ढूंढो ना तुम भी। बहुत फेमस व्यक्ति हो और मेरे बहुत वन ऑफ द फेवरेट व्यक्तियों में है वो। यू ठीक है, कैन वन ऑफ द कान भी बेस्ट कुछ ओरेटर, सुना। वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स ऑफ हिज टाइम। हमारे इंडिया के नहीं है वो, बाहर के। भैया बोलो जी। वो उनका नाम क्या है, वो याद नहीं आ रहा है। तो हाँ तुमको ही तो भैया, ढूंढना है। चलो हमारे तो सर ने फिर आज बोला का। था उनका उनका नाम ढूंढ लो, पर गूगल पर सर्च मत करो, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी। नहीं नहीं, कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, उनके बारे में पढ़ भी लो। और हिंट देता हूँ मैं तुमको, वो वेस्टर्न कंट्रीज से है वो। ठीक है, अमेरिका से कंट्री, है, अमेरिका। अमेरिका से है वो। वो कंट्री में रहते थे। ठीक है ना, ना हमारे भारत देश के नहीं, बाहर के। मजा आया क्या सुन के? पिछला 1 घंटा नया नया बहुत सारा जीके भैया समझने मिला मैंने तुमको। भैया मेरे को हाँ याद आया, आप एक दिन बोल रहे थे पिछले संडे कि गोल्ड का ना, क्या क्या? गोल्ड गोल्ड। हाँ, सोना बहुत महंगा होने हाँ, वाला है। सबसे। इंडिया 7th पोजीशन पे है, फिर रशिया, हाँ हाँ। वो रशिया। मैं तो पिछले, जब तुम लोग यहाँ पर इस ट्यूशन में नहीं थे ना, मैं पिछले साल नवंबर में भी सब बच्चों को बोल रहा था कि अपने अपने मम्मी पापा को बोलो गोल्ड खरीदने के लिए। और मैंने इस साल के फरवरी मंथ में भी मैंने बहुत सारे लोगों को सीनियर बैचेस में 8 9 10th में मैंने बोला था सिल्वर खरीदने के लिए। अभी तो मैं सबको बोल रहा हूँ बस कैश रखो घर में। तुम छोटे बच्चो, तुम क्या समझोगे? और तुम अपने मम्मी पापा को कुछ समझाने जाओगे तो पापा बस बोलेंगे ओके ओके। भैया, मैं एक भैया मैं क्वेश्चन समझ लूंगी। भैया बिल्कुल सही बोला, ऐसे ही है ना, तुम कुछ अपना ओपिनियन बोलो तो बस बोलते ओके ओके। तुमको भैया ना समझते हैं ना वो। नहीं। भैया, कोई मैं बात एक क्वेश्चन पूछूं? नहीं, अभी नहीं, अभी 6th का क्लास है। लूंगा नहीं भैया तुम्हारे कुछ। ये देखो, अच्छा है, उनका अच्छा है, आज मैंने फोटो तुम्हारे है लिए क्या? 4th 5th के लिए ये गवर्नमेंट वाला पॉलिटिक्स वाला सेशन ले लिया। भैया इससे बहुत होशियार बनते हो उनका तुम सब। फोटो है क्या? तुम लोगों को बोलूं क्या, तुम लोगों ने ना रोज शाम में आधा घंटा न्यूज चैनल देखना, मराठी न्यूज देखना, एबीपी माझा, जी न्यूज। ऐसे तुमने देखना आधा घंटा रोज रात में न्यूज भैया देखना। है तुम्हारे उनका। पप्पा देखते हैं ना, पप्पा के बाजू में बैठ जाना। शुरू में 5 6 दिन तक कुछ अच्छे से समझ नहीं आता है। फिर 7th 8th डे जब समझ आना चालू होता है, और 2 हफ्ते के बाद में इतना, अरे वाह वाह, दैविक ने ढूंढ लिया, अब्राहम लिंकन, ओहो अच्छा, अमेरिका के प्रेसिडेंट, यही वो बच्चे थे जिन्होंने अपना स्पीच इंप्रूव करके बताया था। ठीक है। और वैसे बाय द वे, फिर तुम लोग इतने होशियार हो जाओगे 2 हफ्ते में, तुमको फिर सब समझ आएगा, सारा न्यूज वगैरह। तुमको न्यूज के अलावा फिर दूसरा कुछ